हाय एवरीवन, ये वर्षा राजपूत हियर। वेलकम यू ऑल इन टुडेज़ वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे करंट रेशो के बारे में। करंट रेशो एक लिक्विडिटी रेशो है जो हमें कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है और एक आइडियल करंट रेशो कितना होना चाहिए। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं करंट रेशियो का फॉर्मूला। करंट रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हम करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर देते हैं। अब करंट एसेट्स क्या होती हैं? करंट एसेट्स हमारी वो एसेट्स होती हैं जिनको हम विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैश और बैंक बैलेंस, जिसको हम इमीडिएट बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। हमारी एफडीज़ जिनका टेन्योर 1 ईयर का है, उनको भी हम विद इन 1 ईयर मेटलाइज करके यूज़ कर सकते हैं। बिजनेस में यूज़ होने वाली इन्वेंट्री जैसे रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स या फिर वर्क इन प्रोग्रेस, इसको हम सेल करके विद इन 1 ईयर इससे पैसा मेटेरियलाइज कर लेते हैं, तो ये भी हमारे करंट एसेट्स का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है डेटर्स, जिनको हमने उधार माल बेचा हुआ है, उनसे हमारा पैसा विद इन 1 ईयर डिपेंड करता है वर्किंग कैपिटल साइकिल के ऊपर बिजनेस की। तो कई बिजनेस में 90 दिन के अंदर या 120 दिन के अंदर पैसा आ जाता है, तो ये भी हमारा करंट एसेट्स का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें हम एडवांस में पे कर देते हैं, जैसे हमने अपने स्टाफ को एडवांस में सैलरी पे कर दी है, या कुछ बिल्स की एडवांस पेमेंट कर दी है, या फिर LIC का प्रीमियम एडवांस पेमेंट कर दिया, तो वो प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाता है और ये करंट एसेट्स होती हैं। नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस गिवन। कई बार क्या होता है, हम बिजनेस में अप टू 12 मंथ्स टेन्योर कई लोन दे देते हैं। मान लीजिए 6 महीने के लिए या 10 महीने के लिए इंटरेस्ट पर हम पैसा दे देते हैं, तो उसको हम शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस कहते हैं। ये भी हमारा करंट एसेट्स का पार्ट होता है। सो यहाँ तक हमने समझी करंट एसेट्स। अब समझते हैं करंट लायबिलिटी किसको बोलते हैं। करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं जिनकी पेमेंट हमें विद इन 1 ईयर करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, जिनसे हमने उधार माल लिया हुआ है, उन्हें हम क्रेडिटर्स बोलते हैं और उनकी पेमेंट्स हमें विद इन 90 डेज़ या 120 डेज़ जैसे भी क्रेडिट टर्म्स होते हैं पार्टी के साथ, उस अकॉर्डिंग करनी पड़ती है, तो ये विद इन 1 ईयर रियलाइज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारी CC लिमिट या OD लिमिट जो हम बैंक से लेते हैं, तो इसका टेन्योर भी 12 मंथ्स का होता है। ये भी हमारी करंट लायबिलिटीज़ का पार्ट होती हैं। जो हमने एडवांस लिया हुआ है अपने कस्टमर से, उसके अगेंस्ट हमें उनको माल देना होता है, तो उसको भी हम करंट लायबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट इज EMI का प्रिंसिपल पोर्शन जो हमें अगले 1 साल में पे करना होता है, वो भी करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट या आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी का बिल या हमारे स्टाफ की पेंडिंग सैलरी जो हमें देनी है, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं और ये भी करंट लायबिलिटी का पार्ट होते हैं। ऐसे ही इनकम टैक्स पेबल जो होता है, वो सपोज करिए हमारा इस साल का ड्यू है लेकिन हम उसे जुलाई में पेमेंट करेंगे, तो वो भी हमारा करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है। फिर आते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस टेकन। जो हम बिजनेस में लोन्स एंड एडवांसेस लेते हैं फॉर शॉर्ट टर्म टेन्योर लाइक 6 मंथ्स और 10 मंथ्स और अप टू 12 मंथ्स, तो ये भी हमारी करंट लायबिलिटीज़ का पार्ट होते हैं। तो यहाँ तक हमने समझी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़। अब हम समझते हैं इस रेशियो का इंटरप्रिटेशन। करंट रेशियो का इंटरप्रिटेशन होता है कि हमें कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन पता चलती है कि कंपनी के पास अपनी करंट लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए सफिशिएंट फंड्स हैं या नहीं हैं। क्योंकि अगर करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से कम हो जाते हैं, तो कंपनी के लिए लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट रेशियो एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास करंट एसेट्स है 75 लाख के, करंट लायबिलिटीज़ है 100 लाख की। सो इस केस में करंट रेशियो आता है 0.75, यानी कि हमारी करंट एसेट्स हमारी करंट लायबिलिटीज़ के 0.75 टाइम्स हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं जहाँ पर हमारी करंट एसेट्स हैं 200 लाख और करंट लायबिलिटीज़ हैं 100 लाख। इस केस में करंट रेशियो आ जाता है 2, यानी कि हमारी करंट एसेट्स हमारी करंट लायबिलिटीज़ के 2 टाइम्स हैं। अब इन दोनों का इंटरप्रिटेशन समझते हैं। सो फर्स्ट केस में हमारी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ से कम है, यानी कि करंट रेशियो इज़ लेस देन 1। इसका क्या मतलब हुआ? करंट रेशियो लेस देन 1 होने का इंटरप्रिटेशन होता है कि कंपनी को स्ट्रगल होती है अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस पे ऑफ करने में,
क्योंकि यहाँ पर हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ तो 100 लाख की हैं, जिनको पे ऑफ करने के लिए हमारे पास केवल 75 लाख की ही करंट एसेट्स हैं। सो इसलिए इस केस में कंपनी को लिक्विडिटी रिस्क भी क्रिएट हो जाता है। फर्दर, क्योंकि कंपनी के पास सफिशिएंट करंट एसेट्स नहीं हैं, तो उसको एडिशनल फंड्स भी रेज करने पड़ सकते हैं। तो ये तो एग्जाम्पल हुआ जहाँ हमारा करंट रेशो लेस देन 1 है। सेकेंड एग्जाम्पल में हमारा करंट रेशो 2 है, यानी कि हमारी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज से ज़्यादा हैं। इसका क्या इंटरप्रिटेशन हुआ? इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि हमारे पास सफिशिएंट करंट एसेट्स हैं अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए। सो सेकेंड एग्जाम्पल में कंपनी इज़ वेरी मच कंफर्टेबल टू पे इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। अब समझते हैं एक आइडल करंट रेशो कितना होना चाहिए। आइडली करंट रेशो 1.33 से ऊपर होना चाहिए एंड इसकी रेंज होती है 1.33x to 3x। सो अगर आप किसी भी कंपनी का करंट रेशो एनालाइज कर रहे हैं और ये इस रेंज के बीच में है, तो ये एक आइडल हेल्दी करंट रेशो है। वहीं अगर हमारा करंट रेशो 3 टाइम्स से ज़्यादा हो जाता है, तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन होता है? इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने करंट एसेट्स को प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर पा रही है। फॉर एग्जांपल, कंपनी के पास कैश या बैंक बैलेंस काफ़ी पड़ा हुआ है, जिससे उसके करंट एसेट्स ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन उन कैश और बैंक बैलेंस को कंपनी किसी और अच्छे तरीके से यूज़ करके इन बिजनेस पर्पस ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स कमा सकती है। सो ये एडवर्सली इम्पैक्ट कर रहा है कंपनी के रिटर्न्स को। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कंपनी की काफ़ी सारी इन्वेंट्री पड़ी रही है जो मेटेरियलाइज नहीं हो पा रही हैं। सो इस केस में भी करंट रेशो ज़्यादा आता है। आई होप इस वीडियो से आपका करंट रेशो का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो इसको लाइक एंड शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग फाइनेंस वीडियोज़।